अर्ज़ किया है, होश वालों को ख़बर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए आशिकी क्या चीज़ है। वाह, वाह, वाह! उनसे नज़रें क्या मिली रोशन, ज़माना हो गया, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। मेरी बहुत ही पसंदीदा गज़लों में से एक है, निदा फ़ज़ली साहब के ये अशायर हैं। और अब आप कहेंगे कि कहानियों में ये शेरो शायरी कहाँ से आ गई? शेरो शायरी आई है, शेरो शायरी लाई गई है क्योंकि हमारी आज की कहानी का सब्जेक्ट लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, फ्लर्टेशन, फिडेलिटी, लॉयल्टी इन्हीं के आस-पास घूमता है। लव का मोस्ट नेसेंट फॉर्म जब 2 यंग लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, वो रश ऑफ हॉर्मोन्स, वो पपी लव, वो वार्मथ, वो जो चेहरे पे ग्लो आती है, वो केमिकल लोचा जो होता है, cut to a mature love, which is not so beautiful, but किसी की लव लाइफ में, किसी के रोमांस में, किसी की पर्सनल लाइफ में एक डॉक्टर का क्या लेना देना है। यहाँ आप ये बात पूछ सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि कई बार लव, रोमांस और फिडेलिटी और लॉयल्टी की बाउंड्री क्रॉस करके एक डॉक्टर के चेंबर में उसकी अंदर उसकी सरसराहट सुनाई देती है। और यहीं पे हम लोग क्रॉसरोड्स पे खड़े हो जाते हैं कि हम लोग ओपिनियन दें या अलूफ रहें, हम जजमेंट पास करें या हम चुप रहें। नमस्कार, मेरा नाम है निमी रस्तोगी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द डॉक्टर हु टेल स्टोरीज। दूसरे सीजन की 5वीं कहानी लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है इनफिडेलिटी, बेवफाई। कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं मनप्रीत बरेजा। मनप्रीत मानसा से हैं, पंजाब से, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है। उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से किया हुआ है। पढ़े लिखे हैं, लंबे चौड़े हैं, खूबसूरत हैं, चार्मिंग हैं, हैंडसम हैं, सब हैं। लेकिन मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, वो मेरे रेगुलर पेशेंट्स में से नहीं थे। उन्होंने मुझे ढूंढा जस्ट डायल पे, और ढूंढा भी कैसे कि वो रहते थे मॉडल टाउन में, और उन्होंने बिल्कुल दूर जाके साउथ दिल्ली में एक क्लिनिक में एक डॉक्टर को ढूंढा जिसके रिव्यूज़ शायद अच्छे थे, और फ़ोन करके बोलते हैं कि डॉक्टर रस्तोगी, दिस इज़ मनप्रीत बरेजा, आई वुड लाइक टू टेक एन अपॉइंटमेंट, बट आप मुझे एक पर्टिकुलर टाइम बता दीजिए, आई डोंट लाइक टू वेट इन द क्लिनिक्स। अब देखिए, पेशेंट की हाई हैंडेडनेस कई बार स्वालो करनी पड़ती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पेशेंट नाराज़ हो या उसको कोई ग्राउज़ लेके जाए या कोई ख़राब रिव्यू दे। और वैसे भी पेशेंस मीन्स बिज़नेस इन प्राइवेट प्रैक्टिस, सो वी आर एक्स्ट्रा कॉशियस। मैं उनसे कहती हूँ, हाँ, हाँ मनप्रीत आइए, 9:30 बजे आप आ जाइए, पेशेंट का नाम बता दीजिए। कहते हैं नहीं, पेशेंट का नाम मैं वहीं आके बताऊँगा। अब साफ-साफ ज़ाहिर है कि कोई ऐसा केस है, एक तो अपने घर से इतनी दूर, अ, जैसा कि केसेस गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। अगले दिन वो आते हैं, साथ में उनके एक 20-21 साल की लड़की है, बेला उनका नाम है। बहुत शाय, डिम्योर किस्म की हैं, और पता चलता है वो हाउसकीपिंग में हैं। दोनों एक ही 5 सितारा होटल में काम करते हैं। इन लोगों का दिन-रात का साथ होता है, इसलिए एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और वहीं अफ़ेयर हो जाता है और फिज़िकल इंटिमेसी हो जाती है। और बेला इस वक्त प्रेग्नेंट थी। मनप्रीत कहते हैं कि डॉक्टर, हम प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो हम यूजुअल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और हम बेला की सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं। फाइन, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद मनप्रीत अक्सर टच में रहते थे, और ऐसा ऐसा बिहेव करते थे जैसे वो मुझे पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। ऐसे फेमिलियरिटी वाले वाइब्स मुझे देते थे, और एक्स्ट्रा फ्रेंडली बनने की कोशिश करते थे। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन एक होता है कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, सुपर ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे सुपर ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ी सी परहेज है, क्योंकि उसके पीछे अम, कोई ना कोई लोचा ज़रूर होता है। 3-4 महीने के बाद मनप्रीत का फिर से फ़ोन आता है कि हाय डॉक्टर रस्तोगी, आई एम पोस्टेड इन पुणे नाउ, इन द सेम होटल चेन जिसकी एक ब्रांच पुणे में है, एंड आई वुड लाइक टू कम एंड मीट यू। तो मुझे लगा शायद बेला भी उन्हीं के साथ होंगी और दोबारा से उनका कोई मिसहैप हो गया होगा। मैं कहती हूँ हाँ हाँ मनप्रीत आइए। अब इस बार उनके साथ कोई और लड़की है, बेला नहीं है, शमिता। शमिता थोड़ी
मनप्रीत से भी बड़ी लग रही थी, थोड़ा मेच्योर लग रही थी। शमिता आती हैं एंड कहती हैं कि डॉक्टर, वी आर इन रिलेशनशिप एंड आई हैव पीसीओडी, और पीसीओडी में यूजुअली प्रेगनेंसी इतनी आसानी से नहीं होती है, सो वी वर लिटिल लेस कॉशियस अबाउट कॉन्ट्रसेप्शन एंड नाउ आई हैव कंसीव्ड। टिपिकल स्टोरी, वही 1.5-2 महीने की प्रेगनेंसी। अब मैं मन में तो सोचती हूँ कि पहली वाली का क्या हुआ, बट मेरा काम नहीं है ये बोलना, मतलब मैं चेता भी नहीं सकती, आप समझ सकते हैं। खैर शमिता का भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर दिया जाता है। उसके बाद 6-7 महीने तक कोई इनसे कांटेक्ट नहीं होता। मुझे एक बार मैसेज आता है, डॉक्टर मैं सदर्न इंडिया में पोस्टेड हूँ, कोझिकोड में मेरी पोस्टिंग है, और मैं बहुत जल्दी आपसे आके मिलूँगा। 3-4 महीने के बाद उनका फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब, माई गर्लफ्रेंड इज़ प्रेग्नेंट एंड आई एम टेकिंग अ फ्लाइट बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनी अदर डॉक्टर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे लगा शमिता ही होंगी। अब वो जब लेके आते हैं तो कोई और साउथ इंडियन लड़की है, नाम मैं उसका भूल रही हूँ। शी इज़ सो मच इन लव विद दिस गाय। वो जिस तरह से उसे देख रही थी, मुझे लग रहा था काश इनको पहले का पता होता, बट इट्स नॉट माई जॉब। अब इनका भी सेम हिस्ट्री है कि मनप्रीत उसे बताने के लिए अंग्रेजी में कहते हैं दैट वी आर सून टू बी मैरिड एंड वी वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट ऑफ आवर ओन, एंड दे सीम टू बी इन लव, एटलीस्ट द गर्ल। मैं उसका अबॉर्शन प्रोसीजर फॉलो कर देती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ माय गॉड, इस बंदे की फर्टिलिटी कितनी हाई है। मजाक की बात है, बट किसी को देख भी ले तो भी वो प्रेग्नेंट हो जाए। होते हैं कुछ लोग विद सुप्रीम सीमेन एनालिसिस, स्पर्म काउंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट इस बार मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आई थिंक सम पीपल शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस, और कॉन्ट्रासेप्टिव ज़रूर फॉलो करना चाहिए आपको। यू शुड नॉट फॉलो इन द ट्रैप ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब मैं कॉन्टेक्स्ट तो दे नहीं सकती, क्योंकि उस लड़की को शायद पता भी नहीं है कि इनके 2 गर्लफ्रेंड्स के अबॉर्शन में हैंडल कर चुकी हूँ। बात आई गई हो जाती है। 6-7 महीने तक कुछ पता नहीं चलता। 1-2 बार और उनके फ़ोन आते हैं। अच्छा, वो बड़े स्मार्ट थे। जो टैबलेट्स या जो प्रोसीजर हम यहाँ पे करते थे, वो केमिस्ट से लेके उन्होंने अपनी किसी गर्लफ्रेंड को, एक और गर्लफ्रेंड को खिला दिए थे, और उसका केस ख़राब हो गया था और उसको बाद में सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था, क्योंकि उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई थी। अब ये कोई चौथी इंसान थी। अब मतलब हो क्या रहा है? ऑफ कोर्स आपके लॉयल्टी आपका बिजनेस है, मगर अलग अलग लड़कियों को आप अलग अलग टाइम पे मैरिज कमिट कर रहे हो, और फिर कॉन्ट्रसेप्शन भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो यहाँ मामला थोड़ा सा इरिटेटिंग हो गया था कि कर क्या रहे हो आप। खैर वो मेरे और मनप्रीत के बीच की बात थी, किसी और को पता नहीं था। एक दिन मनप्रीत बताते हैं कि उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई है और ओबरॉय मीडियंस में उनकी पोस्टिंग है, और वो अपनी बुआ को दिखाना चाहते हैं। मनप्रीत के पेरेंट्स के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बट बुआ ही उनकी सर्वाइविंग फीमेल रिलेटिव थी जो उनके साथ रहती थी। बुआ जी आती हैं, टिपिकल एल्डरली रिस्पेक्टफुल पंजाबी वुमन है, एंड कहती हैं कि उनको अर्थराइटिस है और इस तरह से, और कहती हैं कि मनप्रीत बड़ी अच्छाइयाँ करता है, तो बड़ी बड़ाइयाँ करता है, तो आप मनप्रीत के लिए लड़की ढूंढो, एस दे लिए नू तलाशो। तो मनप्रीत मुझे देखता है और एक विंक करता है। अब मतलब अजीब सी बात है ना कि आप पेशेंट आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहा है, और उसे लग रहा है कि मैं तो डॉक्टर मुझे जानती है, मैं डॉक्टर को जानता हूँ, ये हमारे बीच का राज है, विच इज़ एब्सोल्युटली टॉक्सिक। मैं कहती हूँ हाँ हाँ, इनको अब शादी कर लेनी चाहिए, उम्र हो गई है, स्टेबिलिटी चाहिए वगैरह वगैरह, स्मॉल टॉक करके बुआ जी चली जाती। थोड़े दिनों के बाद एक ई इनवाइट आता है मेरे पास, जिसमें लिखा था कि सो एंड सो इनवाइट्स फॉर द वेडिंग सेरेमनी ऑफ मनप्रीत विद नेहा। है कोई पांचवी छठी लड़की, पता नहीं कौन सी लड़की। ऐसे केसेस में हम अपनी बधाइयाँ तो भेज देते हैं, लेकिन मोस्टली जाते नहीं हैं।
अनलेस कोई हमारा बहुत ही क्लोज हो। मैं मनप्रीत की शादी में नहीं जाती। 2-3 महीने के बाद मनप्रीत अपनी शरीक हयात को लेके बड़े कॉन्फिडेंस से मेरे क्लिनिक में आते हैं, कहते हैं डॉक्टर शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ डॉटर ऑफ ओनर ऑफ अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, और हम बहुत जल्दी उसी के एक ब्रांच मालवीय नगर में आपके पास खोल रहे हैं। ओह रियली, दैट्स नाइस। अब वो लड़की जो उनकी वाइफ हैं, बहुत डिग्निफाइड, एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, अच्छी सी खूबसूरत सी हैं, और उनको उस वक्त यूटीआई था, टिपिकल जैसे न्यूली मैरिड कपल को ये प्रॉब्लम होती है, उनको यूटीआई था। हम उनको यूटीआई की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ट्रीट करते हैं और उनको भेज देते हैं। अब मैं यही सोच रही थी कि क्या नेहा को ज़रा सा भी अंदाज़ा होगा? नहीं होगा, बिकॉज़ एक बार मनप्रीत की ही एक गर्लफ्रेंड जब अबॉर्शन के बाद वो आई थी, तो हमने उसकी एसटीडी प्रोफाइल की थी, तो उसमें एक ऐसा जर्म निकला था जो मनप्रीत को भी था और उस लड़की को भी था। अम, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड था। बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं था, लेकिन वो था। अब मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि क्या मनप्रीत, ऑफ कोर्स वो कॉन्ट्रसेप्शन तो फॉलो करते नहीं है, कॉन्डम का नाम उन्होंने सुना नहीं है, सुना भी होगा तो ही इज़ लाइक टू माचो एंड सिंग दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो अब मुझे लग रहा था कि ऑब्वियसली दिस गर्ल इज़ यंग, शी मे नॉट हैव बीन सेक्सुअली एक्टिव। अब कहीं मनप्रीत अपने जर्म्स इनको ना पास कर दें, हालांकि ट्रीटमेंट उन्हें बताया गया था। खैर वो अलग बात है। 1.5-2 साल बीत जाते हैं, समहाउ नेहा टेक्स अ लाइकिंग टुवर्ड्स मी, और वो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए अक्सर मेरे पास आती हैं, और रेगुलर चेकअप के लिए भी आती हैं, और काफ़ी फ्रेंडली हो जाती हैं। एक दिन नेहा मेरे पास आती हैं मनप्रीत के साथ, वो कहती हैं कि डॉक्टर 1.5 साल होने वाला है और हमारे ऊपर फैमिली का बहुत प्रेशर है। मनप्रीत भी अब 32-33 साल के हो गए हैं, मैं भी 26-27 साल की हूँ। अ, मेरी एक नानी है जो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे हैं, वो चाहती हैं कि मेरे बच्चा हो जाए, बिकॉज़ नानी की एक ही लड़की है, और उनकी, मेरी मदर की मैं अकेली डॉटर हूँ। फाइन। मनप्रीत के यहाँ भी अकेले ही हैं वो, और उनके पेरेंट्स हैं नहीं, तो बुआ भी यही चाहती हैं कि ये अब बच्चा हो जाए। तो मैंने कहा हाँ, आप ट्राई कीजिए, इतनी जल्दी तो कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। शी सेज़ नहीं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ अगर अपने आप होना होता तो हो जाता। मेरे लिए थोड़ा-सा ये हाउ शुड आई से, थोड़ा-सा ये शॉकिंग था कि हैं मनप्रीत, मनप्रीत तो किसी को देख भी लेता है, छू भी लेता है तो वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इश्यू लड़की में है। लेकिन लड़की को तो नहीं पता, मैं उसको कह भी नहीं सकती। तो मैं प्रॉपर प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते हुए उनको एक लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन देती हूँ, जिसमें इन्वेस्टिगेशन फॉर मैन, इन्वेस्टिगेशन फॉर वुमन, इन्वेस्टिगेशन फॉर बोथ ऑफ देम होते हैं। अब यहाँ मनप्रीत की ऑडेसिटी देखिए, उसकी, उसका बड़बोलापन देखिए। यहाँ दोनों लोग बैठे, नेहा इज ऑब्वियसली वरिड, थोड़ा सा वो सेंसिटिव इमोशनल टाइप थी, एंड मनप्रीत से हो जाएगा बच्चा, क्या है इसमें इतनी बड़ी बात। नेहा से नो नो, मुझे इलाज शुरू करना है ताकि साल 6 महीने में कम से कम एक बच्चा हो जाए। मैं मनप्रीत को एक लेटर देती हूँ कि ये जाके ये इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, और नेहा को देती हूँ। मनप्रीत मुझे पीछे से विंक करते हैं, हिम्मत देखिए उनकी, मुझे विंक करते हैं एज इफ डॉक्टर यू नो मी, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक अजीब से विकेट स्माइल देते हैं। उसी टाइम नेहा पीछे मुड़ के देख लेती हैं संभव, और उन्हें वो नज़र आ जाता है, और उनके मन में डाउट आ जाता है कि ये क्यों हुआ, और वो उसके बाद पैरानॉइड हो जाती हैं। 2-3 महीने तक नेहा मुझसे आके पूछती रहती हैं, डॉक्टर क्या मतलब है इस बात का। और वैसे भी मनप्रीत की बॉडी लैंग्वेज से, उसके कंडक्ट से, उसके टेक्स्ट मैसेजेस से, कोई भी वाइफ होती है उसको पता चल ही जाता दैट दिस इज नॉट अ वन वुमन मैन, दिस इज somebody who's had past relationship। तो खैर मेरे से तो वो क्या ही निकलवाती, और यहाँ
उसी क्रॉसरोड्स की मैं बात जो शुरुआत में करी थी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई मेरा कुछ लेना देना नहीं है। कोई आदमी स्लीप्स विद हंड्रेड्स ऑफ वुमेन, इट्स नॉट माय जॉब। हाँ, थोड़ा-सा मैं एज़ अ जेंटल फ्रेंडली सजेशन दे देती हूँ कि भाई कॉन्ट्रसेप्शन फ़ॉलो कर लो, ज़माना एसटीडीज़ का है, प्लीज़ प्ले सेफ। लेकिन फर्टिलिटी के मामले में प्रूवन फर्टिलिटी लड़के की है, और लड़की की फर्टिलिटी को हमको इन्वेस्टिगेट करना है, या मैं लड़की को कैसे बता दूँ कि दैट ही इज़ ऑलरेडी इम्प्रेग्नेटेड 7-8 वुमेन, जैसे कि मुझे बाद में पता चलता है। खैर नेहा बहुत अपसेट हो जाती हैं। फिर उनकी बुआ जी को साथ लेके आती हैं। बुआ जी कहती हैं कि साडी नूंह ते कुछ खा ही नहीं रही है, तुसी की कह दिता? तो आई सेड मैंने कुछ नहीं कहा है, इनको वैसे ही शक हो रहा है। तो बुआ जी को भी थोड़ा-थोड़ा पता था मनप्रीत के बारे में। ऐसे नहीं कुछ नहीं, बेटी ठीक हो जाएगा, ये तो सब शुरुआत की बातें होती हैं, मनप्रीत बड़ा चंगा पुत्र है, बहुत ध्यान रखेगा तेरा, रानी बना के रखेगा। बुआ जी एक अलग लेवल पे डिप्लोमेसी खेल रही हैं। अब नेहा मना कर देती है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि जब तक मनप्रीत नहीं कराएंगे वो नहीं कराएंगे। अब टेक्निकली अगर मनप्रीत को इस पूरी चीज़ को डाउन प्ले करना था, अंडर प्ले करना था, तो उनको इन्वेस्टिगेशन करा लेने चाहिए थे। लेकिन पता नहीं किस तरह की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी थी उनमें, उन्होंने कहा जा नहीं कराता, नहीं कराऊंगा मैं टेस्ट, क्या कर लेगी। उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, मैं बीच में फंस जाती हूँ। बार बार वो हर दूसरे दिन वो अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं, लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं एक दूसरे पे। वो हाथ जोड़ के मुझसे कहते हैं अब मुझे बताओ उनका कहीं से अफेयर था क्या, कोई और चक्कर है डॉक्टर। वो लड़की पूरी तरह से अम, अपनी पीस ऑफ माइंड खो देती है। शी गेट्स वेरी स्ट्रेस्ड, और वैसे भी स्ट्रेस में तो फर्टिलिटी डिक्लाइन होती ही है। अब मैं कैसे कहूँ उसको कि हो सकता है तुम में ज़रा थोड़ी बहुत ही कसर हो, तुम ट्राई तो करो, मैं इलाज करूँगी, इसको छोड़ दो, इसको भी रहने देते हैं। लेकिन अब ईगो तो ईगो है, नेहा से जब तक इनके टेस्ट नहीं होंगे मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी। मनप्रीत उधर अड़े हुए हैं कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मैं तो मैस्कुलिन ऑफ द मैस्कुलिनेस्ट हूँ, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर उंगली उठाने की। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अपनी सेक्सुअल पोटेंसी को फर्टिलिटी से इक्वेट करते हैं, ऐसा नहीं होता। द मोस्ट पोटेंट मैन कैन स्टिल बी इनफर्टाइल एजोस्पर्मिक, whereas the most important person or person with erectile dysfunction can have the best of seminal quality. खैर ये बहुत टेक्निकल बात होगी। इन दोनों का स्टेलमेट चलता रहता है, और फिर बाद में मुझे पता चलता है कि नेहा's father also come in the picture and he hires a private detective to track the activities of मनप्रीत। और प्राइवेट डिटेक्टिव की जो रिपोर्ट आती है वो शॉकिंग होती है कि मनप्रीत while he's married to नेहा he still seeing few girls। एक दो उसमें से वो थी जिनका ऑलरेडी वो अबॉर्शन कराने के लिए लाया था। That means Manpreet is a compulsive womanizer. He's a sex addict. He's egoistic and he has no morals. He's completely disloyal. शादी भी उसने सिर्फ नाम के लिए की है। नेहा और मनप्रीत अलग अलग रहने लगते हैं। मुझे नेहा के फादर एक दिन आके कहते हैं कि आप नेहा को शुरू में ही बता देती तो हमें इतनी तकलीफ ना होती। अब मेरी तकलीफ इस सेंटेंस से जुड़ी है कि मैं क्यों बता देती, मैं हर बार ऐसी कंट्रोवर्सी में क्यों बीच में आ जाती हूँ। क्या मेरी गुडनेस या मेरी सिविलिटी या मेरी बेनिवलेंस मिसकंस्ट्रू की जाती है। और सबसे बड़ी बात, पेशेंट या पेशेंट के फैमिली की कितनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो डॉक्टर को अपनी गलत चीज़ों में राजदार मान के और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मेरे लिए ये बहुत अनएक्सेप्टेबल था। दिस वॉज जस्ट द लिमिट दैट आई डिडंट वांट टू क्रॉस। तो ये थी मेरी आज की कहानी। दोस्तों यही कहना चाहूँगी कि नॉर्मलसी इज़ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग। अगर आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, अगर आपके पार्टनर लॉयल हैं, आपका
आपकी कदर करते हैं, आपकी वैल्यू रखते हैं, then you should always pay gratitude and thank your stars because the world is full of people like the one I just mentioned. अगली कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए मेरी बाकी कहानियाँ ऑन द डॉक्टर हु टेल्स स्टोरीज। नमस्कार।